हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। स्वागत है आपका हमारी इन्वायरमेंट की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज़ में, जहां पे हम यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले सालों में पूछे गए इन्वायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड टुडे इज़ दी 12th लेक्चर इन दिस सीरीज़, यानी कि आज की इस सीरीज़ का ये 12th लेक्चर है, जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़, प्रोटोकॉल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एज यू ऑलरेडी नो कि जो हमारे प्रीवियस 11 लेक्चर्स हैं, हमने इन लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, नेशनल लेजिस्लेशंस, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। और जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने ट्रीटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस या इनिशिएटिव्स हैं, उनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज का हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग द कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि ओजोन की कंजर्वेशन के लिए, ओजोन को डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंस हैं उनकी रोकथाम के लिए इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंस रेलेवेंट है। तो ऑप्शंस आर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि ये प्रोटोकॉल है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज़ नॉट रियली एसोसिएटेड विद द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद नगोया प्रोटोकॉल, इसको भी हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ अ प्रोटोकॉल एसोसिएटेड विद द कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो कन्वेंशन बनी थी, उसके अंडर नगोया प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया था, ताकि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूज़ से जो बेनिफिट्स हो रहे हैं उनका फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। नगोया प्रोटोकॉल उससे एसोसिएटेड है। अब बचे मॉन्ट्रियल एंड ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है ये एनवायरनमेंट से कहीं भी एसोसिएटेड नहीं है। ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी ये एक्चुअली ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए हुई थी। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से जो आउटकम निकला था, इट वाज द सेटिंग अप ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। तो जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई वो हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की वजह से, उसका एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं था। तो जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट विल बी दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दैट इज ऑप्शन बी। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इट इज, इसका ऑफिशियल नेम पूरा क्या है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। इट इज अ प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये जो वियना कन्वेंशन हुई, इसके अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिवाइस किया गया, और ये जो वियना कन्वेंशन थी ये ओजोन की कंजर्वेशन से जुड़ी हुई एक कन्वेंशन है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए थे किसी भी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को बचाने के लिए। So it is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for the ozone depletion, यानी कि वो substances जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि जो HFCs हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, या फिर HCFCs हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनके रोकथाम के लिए, उनके एमिशन को रोकने के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन को डिज़ाइन किया गया। It was agreed in 1987 and came into force in 1989, and it is one of the first universally ratified treaty in the United Nations history। यानी यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में जितनी भी ट्रीटीज आज तक हुई हैं उनमें से जो पहली यूनिवर्सली रेटिफाइड, यानी कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स थे उन सब ने रेटिफाई किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को और वियना कन्वेंशन को। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, अभी तक जितने भी इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनमें से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is greenhouse gas protocol? Okay, so it is an international accounting tool for the government and business leaders to understand, quantify and manage greenhouse gas emissions। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो प्रोटोकॉल है ये एक अकाउंटिंग टूल है जो कि पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट को या बिजनेसमैन को, कंपनीज को एक तरीका देता है कि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उन्हें कैसे मेजर करना है, उन्हें कैसे कैसे क्वांटिफाई करना है और उनको मैनेज कैसे करना है। तो इसका जो अकाउंटिंग टूल है वो है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन ए कह रहा है।
ऑप्शन बी कह रहा है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। यानी कि यूनाइटेड नेशंस का ये एक इनिशिएटिव है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल इनिशिएटिव दिया जाता है ताकि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर सकें और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें। सी ऑप्शन कह रहा है कि इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट रेटिफाइड बाय ऑल मेंबर कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू स्पेसिफाइड लेवल्स बाय 2022। ये कह रहा है कि एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जिसमें यूनाइटेड नेशंस की जो सारी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने इकट्ठे आके माना है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है और 2022 तक उन्हें एक स्पेसिफाइड लेवल तक लेके आना है। ऑप्शन डी इज इट इज वन ऑफ द मल्टीलेटरल REDD प्लस और रेड प्लस इनिशिएटिव्स होस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। या ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है वो रेड प्लस इनिशिएटिव का पार्ट है। ये रेड प्लस इनिशिएटिव क्या है इसे हम अपने आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या करेक्ट आंसर है इसको जानने के लिए ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल एक्चुअली क्या है इसे एक बार पढ़ते हैं। So this greenhouse gas protocol establishes comprehensive global standardized framework to measure and manage greenhouse gas emissions from private and public sector operations, value chains and mitigation actions। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, कौन सी कंट्री कितना कर रही है, इसे कैसे मेजर करेंगे, इसे कैसे मैनेज करेंगे, ये तरीका कैसे डिवाइस हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। इसे डेवलप किया गया है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलकर ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल को डिजाइन किया है। एंड हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल फॉर मेजरिंग देयर एमिशंस एंड मैनेजिंग देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो इसलिए ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये एक मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल कह सकते हैं या अकाउंटिंग टूल कह सकते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को नापना, उनको मेजर करना, उनको मैनेज करना और उनको कैसे रोकना है, ये सब चीज़ें ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल में डिसाइड होती हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम दोबारा आए तो जो ऑप्शन ए है ये करेक्टली डिफाइन करता है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल को। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ UN-RED प्लस UNREDD प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स की रेजिलियंस यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स का जो कैपेबिलिटी है चेंज को रेजिस्ट करने का, यानी कि वो कितने ज़्यादा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं कितने रेजिलियंट हैं, कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और थर्ड है पॉवर्टी रिडक्शन यानी गरीबी को, ग्लोबल पॉवर्टी को कम करना। इन तीनों में से कौन सी चीज़ें अचीव हो सकती हैं अगर UNREDD प्लस प्रोग्राम का जो डिज़ाइन है और इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छा हो? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इस इनिशिएटिव के बारे में एक बार हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे UNREDD की, द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसे REDD कहा गया। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम जो कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, इस ऑर्गेनाइजेशन और UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तीनों ने मिलकर बनाया था 2008 में। और इस REDD प्रोग्राम का मकसद क्या है? रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। द टाइटल ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज दिस एंड इट इज सुपरसीडेड बाय REDD प्लस। यानी कि जो पहले डिवाइस हुआ 2008 में वो क्या था? UNREDD यानी कि FAO ने, UNDP ने, UNEP ने मिलके एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जो एमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस को उन्हें कम करने का एक ही तरीका हो सकता है कि हम डिफॉरेस्टेशन को और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करें। यानी कि अगर फॉरेस्ट्स को हम उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं, फॉरेस्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएं और अच्छा करें, तो ग्रीन हाउस गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हो रहे हैं वो फॉरेस्ट उन एमिशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो ये पहला मकसद था UNREDD का। इसे फिर एक्सपैंड किया गया, इसको बनाया गया UNREDD प्लस। इसका क्या मतलब है कि रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो कि पहला UNREDD का मकसद था, इसमें क्या जोड़ा गया? एंड द रोल ऑफ कंजर्वेशन,
सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये COP13 जो कि बाली इंडोनेशिया में UNFCCC का 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, वहां पे UNREDD प्लस को इनिशिएट किया गया। तो ये जो REDD प्लस वाला कॉन्सेप्ट है UNREDD से आगे बढ़ता है। ये सिर्फ डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के तरीके से ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना ही सिर्फ एक मकसद नहीं है। और क्या ऑब्जेक्टिव जोड़ दिए गए इसमें, क्या जोड़ दिया गया कि बियॉन्ड डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हम कंजर्वेशन भी करेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्स का सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी करेंगे, और जो फॉरेस्ट में कार्बन का जो स्टॉक है, यानी कि जितना कार्बन स्टोर्ड है फॉरेस्ट के इकोसिस्टम्स में, उसको और इन्हांस करेंगे। इसके अलावा REDD प्लस में ये भी देखा गया कि किस तरीके से जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या फिर वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि फॉरेस्ट्स का भी नुकसान ना हो और उन कंट्रीज़ में पॉवर्टी का भी रिडक्शन हो, यानी कि वो लोग जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकें, तो सबका फ़ायदा हो सके, यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम हो और वो लोग जो फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनका भी फ़ायदा हो सके और पॉवर्टी भी कम हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सके। तो जो REDD प्लस है वो UNREDD का ही एक सुपरसीडिंग एग्रीमेंट है, यानी कि आपने UNREDD प्लस में और ऑब्जेक्टिव्स को जोड़ दिया और UNREDD प्लस को बनाया। तो इस क्वेश्चन में अगर हम आए तो यहाँ पे UNREDD प्लस की बात की गई है। तो इस प्रोग्राम का अगर अच्छा इंप्लीमेंटेशन होगा तो बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन होगा, बिकॉज हम ऑब्वियसली फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो फॉरेस्ट में जितनी बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्रोटेक्ट होगी। देन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स की रेजिलियंस भी बढ़ेगी, बिकॉज फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स जितने रिच होंगे, जितने स्ट्रेंथन होंगे, उन पे उतना ही कम नेगेटिव इफेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का भी। देन थर्ड वन इज पॉवर्टी रिडक्शन। ये भी एक फ़ायदा हो सकता है क्योंकि अगर हम UNREDD प्लस ये प्रोग्राम सही से इम्प्लीमेंट हो तो वो कम्युनिटीज़ जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं या वो कंट्रीज़ जो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, वहाँ पे भी पॉवर्टी रिडक्शन हो सकता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? D1, 2 एंड 3 ऑल थ्री स्टेटमेंट्स दे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द UNREDD प्लस प्रोग्राम। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय। ये एक इनिशिएटिव है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, UNEP सेक्रेटेरिएट, UNFCCC सेक्रेटेरिएट और वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन द कॉमर्स और ट्रैफिक। ठीक है, तो आपको ट्रैफिक यानी कि ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन द कॉमर्स, इससे जुड़ी हुई इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि ट्रैफिक्स मिशन इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो सबसे पहले हम ट्रैफिक की हम बात करेंगे कि ट्रैफिक एक्चुअली है क्या। ओके, तो फर्स्ट वन इज ट्रैफिक। तो ट्रैफिक इज द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। It is the leading non-governmental organization working globally on the trade of wild animal and plants in the context of both biodiversity and sustainable development. तो ये जो ट्रैफिक है ये एक्चुअली एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे वाइल्ड लाइफ के प्लांट्स में, एनिमल्स में जो भी ट्रेड होता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, उस ट्रेड्स पे एक नज़र रखना कि उस ट्रेड की वजह से वर्ल्ड के वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान ना पहुँचे, ये काम है ट्रैफिक का। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन NGO. इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड नेशंस, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ब्यूरो. इट वॉज फाउंडेड इन 1976 एंड इट इज़ अ अलायंस ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN और WWF दोनों के अलायंस से बना है ट्रैफिक। इट्स वर्क इन्वॉल्व्स रिसर्च, publication of influential reports, projects, education, outreach and advocacy on the issue of wildlife trade. यानी कि जो फोकस है वो किस पे है? वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ के ट्रेड पे फोकस है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, रिसर्च करती है, गवर्नमेंट्स को या डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि आप ट्रेड के माध्यम से वाइल्ड लाइफ को कोई खतरा पैदा ना होने दें। सो दिस इज ट्रैफिक। इट इज़ नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद दी एनी गवर्नमेंट बॉडी और यूनाइटेड नेशंस। अब बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन NGO
वर्किंग इन मोर देन 100 कंट्रीज। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया की सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कामों पे फोकस करती है। इट वॉज फाउंडेड इन 1961, working in the field of wilderness preservation and the reduction of human impact on the environment. The Living Planet Report and Living Planet Index is published every 2 years by WWF. ये जो रिपोर्ट है लिविंग प्लानट रिपोर्ट, इसके के अंदर लिविंग प्लानट इंडेक्स दिया जाता है और ये पब्लिश करती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. It has launched several notable worldwide campaigns including Earth Hour and Depth for Nature Swap, and its current work is organized around 6 areas: food, climate, फ्रेश वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्स एंड ओशंस. यानी कि जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, फूड से लेके ओशंस तक, इन सभी कंपोनेंट्स पे वर्क करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. फिर बात करते हैं IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो फुल फॉर्म है इसी को शॉर्ट में हम IUCN कह रहे हैं. इट इज़ अगेन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करती है. It was founded in 1948 in France. It is involved in data gathering and analysis, research, field projects, advocacy and education. ये सारे different fields में IUCN काम करता है. It has observer and consultative status at the United Nations and plays a role in the implementation of several international conventions. मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि जो different conventions हैं यूनाइटेड नेशंस की, different summits हुई हैं एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, उसमें कंट्रीज़ के अलावा डिफरेंट NGOs भी पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं. उनमें से ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंड इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन एस्टैब्लिशिंग WWF एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर. ये दोनों इनिशिएटिव्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? IUCN से ही ओरिजिनेट हुए हैं. It produces the IUCN Red List of Threatened Species and the IUCN Red List of Ecosystems. हमने कई बार ऐसी रिपोर्ट्स या ऐसा डेटा पढ़ा होगा कि दिस स्पीशीज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दिस स्पीशीज इन द रेड लिस्ट, दिस स्पीशीज इज थ्रेटेंड, दिस स्पीशीज इज वल्नरेबल. ये सारी जो रिपोर्ट है ये सारी पब्लिशिंग होती है IUCN की तरफ से ही. ये वर्ल्ड ओवर जितनी भी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं उनको मॉनिटर करता है, उनके थ्रेट लेवल्स को मॉनिटर करता है, और ना ही सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स बट इट ऑल्सो मेंटेन्स अ रेड लिस्ट फॉर इकोसिस्टम्स. यानी कि जो वर्ल्ड ओवर डिफरेंट इकोसिस्टम बने हुए हैं उनको भी कितना थ्रेट है ये भी देखता है IUCN. तो इन ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. फिर आता है साइट्स. इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, also known as Washington Convention. It is a multilateral treaty to protect endangered animals and plants. तो ये जो साइट्स है ये एक गवर्नमेंटल ट्रीटी है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी. जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने आपस में मिलकर एक ट्रीटी की है टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 73 एंड वॉज इनटू फोर्स बाय 1975. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plant does not threaten the survival of species in the wild and it accords varying degree of protection. यानी कि जो साइट्स है, जैसे ट्रैफिक का जो मकसद था वो लगभग वैसा ही सेम ऑब्जेक्टिव साइट्स का भी है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड की वजह से वाइल्ड लाइफ की जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, चाहे वो फौना की हों चाहे फ्लोरा की हों, उनका कंजर्वेशन हो. ट्रेड की वजह से उन पर कोई नुकसान नहीं आना चाहिए. यानी कि इलीगल ट्रेड, पोचिंग, इन सब से जुड़ी हुई ट्रीटी है साइट्स. अब आए अगर हम इस क्वेश्चन पे, तो हमने सिर्फ ट्रैफिक की बात करनी है कि इट इज़ अ ब्यूरो अंडर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ट्रैफिक इज नॉट एसोसिएटेड विथ UNEP. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इंडिपेंडेंट NGO है. And the mission of traffic is to ensure that trade is not a threat to the conservation of nature. This is very much correct. मिशन है ट्रैफिक का यही कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए. तो जो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन B, 2 ओनली. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर and natural resources and the convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna, यानी कि IUCN और CITES, which of these statement is correct? तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि IUCN is an organ of United Nations and CITES is an international agreement between governments.
तो ये जो साइट्स के बारे में बताया गया, दिस इज करेक्ट कि साइट्स जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स का, ये तो ठीक है। लेकिन IUCN इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। IUCN एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशंस में के कॉन्फ्रेंसेस में ऑब्जर्वर स्टेटस रखती है, यानी कि एक मेंबर की तरह, लगभग मेंबर, सेम नहीं है टेक्निकली, मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स दे आर डिफरेंट, बट IUCN इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी गलत हो जाती है बिकॉज IUCN इंडिपेंडेंट है UN से। Then second is IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environments। बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा जब IUCN की बात की तो IUCN ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे फील्ड प्रोजेक्ट्स चलाती है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए काम करती है। फिर बात आती है साइट्स की। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि जो साइट्स है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर लिया, तो ऑब्वियसली वो एग्रीमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग है हर कंट्री पे जिसने इस साइट्स को साइन किया है। बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। और ये कई कन्वेंशंस के साथ होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ कन्वेंशंस की जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो नेशनल लॉज की जगह नहीं लेती, बिकॉज एवरी कंट्री इज सॉवरन। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि हर कंट्री सॉवरन है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की पार्ट हो चाहे ना हो, उस कंट्री के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। तो अगर वो कंट्री किसी कन्वेंशन का पार्ट है, तो अगर वो कंट्री उस कन्वेंशन को मानना चाहती है तो उसको अपने नेशन के अंदर लॉज बनाने पड़ेंगे जो उस कन्वेंशन को एग्री करते हो। इसी को कहते हैं रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री ने साइट्स को ज्वाइन कर लिया है तो अब वो कंट्री अपने देश में ही ऐसे लॉज बनाएगी जो साइट्स के हिसाब से सही हों, और तब हम कहेंगे कि उस कंट्री ने साइट्स को रेटिफाई कर दिया। तो दिस इज ट्रू कि दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस ऑफ द नेशनल लॉज। ये बस बताती है कि नेशनल लॉज कैसे होने चाहिए, हर कंट्री को कहती है कि आपको ऐसा ऐसा लॉ बनाना है, एंड देन दैट कंट्री लेजिस्लेट्स दैट लॉ इन देयर ओन जुरिस्डिक्शन। फिर वो कंट्री अपने देश में ऐसा लॉ बनाती है। तो इस क्वेश्चन में द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, second statement is correct, and third statement is also correct. Our correct answer will be option B, 2 and 3. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग अर्थ आर। अर्थ आर एक इनिशिएटिव है, इससे जुड़ी हुई इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है अर्थ आर। या फिर इट इज़ अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 hour ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर, यानी हर साल किसी एक दिन, जो किसी एक डिसाइडेड दिन पे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अपनी लाइट्स को स्विच ऑफ कर देते हैं 1 घंटे के लिए। सो ये अर्थ आवर का इनिशिएटिव है। थर्ड इज इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लैनेट, यानी कि अवेयरनेस जनरेशन के लिए अर्थ आवर को इनिशिएट किया गया है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको कमेंट्स में बताना है कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। Okay, so next question is with reference to an organization known as BirdLife International, which of the following statements is correct? It is a global partnership of conservation organizations. The concept of biodiversity hotspots originated from this organization. It identifies the sites known or referred to as important bird and biodiversity areas. तो आपको बताना है कि BirdLife International के केस में इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए बात करते हैं कि BirdLife International क्या है। BirdLife International, जिसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता था, इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नेचर कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं, वो क्या हो गई, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस। और ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में जो डिफरेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी पार्टनरशिप, उन्होंने आपस में आके एक पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप को नाम दिया गया है BirdLife इंटरनेशनल। ठीक है, और इस पार्टनरशिप का मकसद क्या है, टू कंजर्व बर्ड्स, their habitats, their global biodiversity and working with people towards sustainability in the use of natural resources। यानी कि फोकस ऑन है किस पे, बर्ड्स पे और बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी पे, बट उसके अलावा जो ग्लोबल नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है और जो सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए भी काम करना, इट इज़ द फोकस ऑफ BirdLife इंटरनेशनल। It is the world's largest partnership of conservation organizations with over 120 partner organizations. BirdLife International is the official red list authority for birds for the IUCN। जो IUCN लिस्ट निकालता है, जो हमने पिछली स्लाइड्स में बात की थी कि IUCN इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए एक रेड लिस्ट निकालता है जिसमें थ्रेटेंड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, इस कैटेगरीज में स्पीशीज़ को डिवाइड किया जाता है।
तो ये काम बर्ड्स के केस में, यानी कि बर्ड स्पीशीज में क्या थ्रेट लेवल है, कौन वल्नरेबल है, कौन एक्सटिंक्ट होने वाला है, कौन इंडेंजर्ड है, ये काम करती है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। यानी कि IUCN की रिपोर्ट में जो बर्ड से जुड़ा हुआ डेटा होता है वो कहाँ से आता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल देती है। So BirdLife International has identified more than 1,000 bird species threatened with extinction and has developed conservation strategies for each of them. Important Bird and Biodiversity Area Program is the flagship program of this organization. यानी कि different countries में ये एक इनिशिएटिव है कि कुछ एरियाज को इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज डिक्लेयर किया जाए ताकि उन एरियाज पे स्पेशल फोकस दिया जा सके कि वहाँ पे जो भी बर्ड्स की जो डाइवर्सिटी है, जो रिचनेस है, उसे कंजर्व किया जा सके। द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज़ द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ओवर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का पार्ट हैं, उन्होंने आपस में मिलकर पार्टनरशिप की जिसे हम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कहते हैं। तो इंडिया की तरफ से BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द पार्ट ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बिकॉज जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ये ओरिजिनेट किए थे एक हम साइंटिस्ट और स्कॉलर कह सकते हैं आप उन्हें, नॉर्मन मायर्स ने। नॉर्मन मायर्स ने अपनी रिसर्च में बताया कि देयर आर सर्टेन रीजन्स जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत रिच है और इंडेंजर्ड है ह्यूमंस के एक्शंस की वजह से या नेचुरल रीजन्स की वजह से। कुछ रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी थ्रेट है और वो रीजन्स ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उन रीजन्स को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा नॉर्मन मायर्स ने। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट नहीं हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत हो गई। थर्ड इज इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन और रेफर टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जिनका काम है फाइनेंसिंग करना एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स की बात करने वाले हैं जिनका काम है ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंस करना इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए हो, चाहे फॉरेस्ट्स को डेवलप करने के लिए हो, चाहे डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए हो, चाहे ओजोन को कंजर्व करने के लिए हो। हर डिफरेंट काम के लिए ऑब्वियसली फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट कंट्रीज़ को, और इस फाइनेंस को मोबिलाइज करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट। ठीक है, जो 1992 में समिट हुई थी उसी टाइम पे GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसको बनाया गया था। और इसका मेन काम क्या है कि जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हों वर्ल्ड ओवर, उनके लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, उसका अरेंजमेंट करना, उसका मोबिलाइजेशन करना इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ GEF। It unites 183 countries in partnership with international institutions, civil society organizations and private sector टू एड्रेस ग्लोबल इन्वायरमेंट इशूज़। यानी GEF में ना ही कंट्रीज़, सिर्फ कंट्रीज़ ही इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, डिफरेंट कंपनीज, सारे ऐसे जो एंटिटीज़ हैं गवर्नमेंट्स के साथ, वो सब मिल के आई हैं और अपने रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करके फिर जिन जिन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है वर्ल्ड ओवर उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो GEF प्रोवाइड्स ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, climate change, international waters, land degradation, ozone layer, persistent organic pollutants, mercury, sustainable forest management, food security, sustainable cities। यानी कि बहुत वाइड वैरायटी ऑफ जो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के उनको कंजर्व करने के लिए GEF अपना काम करती है। इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर फॉलोइंग कन्वेंशंस। अब ये जो कन्वेंशंस यहाँ लिस्टेड हैं, इन कन्वेंशंस के लिए प्राइमरली फाइनेंस का इंतज़ाम करना, पैसों का इंतज़ाम करना, फाइनेंसिंग को मोबिलाइज करना इज़ द वर्क ऑफ GEF। कन्वेंशंस कौन सी हैं? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो ये जो सारी कन्वेंशंस हैं, इनके लिए जो फाइनेंसेस का इंतज़ाम करना है, इन कन्वेंशंस के अंडर जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे, मिशंस होंगे, उनके लिए फाइनेंस का इंतज़ाम करना इज़ द वर्क ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। सिर्फ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल कि वो फाइनेंस को इकट्ठा करें, इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करें, बट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इज़ द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन।
अब बात आती है नेक्स्ट ग्रीन क्लाइमेट फंड की. इट इज़ अ फंड एस्टैब्लिश्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूएनएफसीसीसी as an operating entity of financial mechanism to assist developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change. अभी हमने देखा कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन, हर तरह के डिफरेंट इश्यूज पे काम करती थी. बट जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये पर्टिकुलरली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को ही लेके काम करता है, और ये भी यूएनएफसीसी कन्वेंशन के ही अंतर्गत इसका भी गठन हुआ है. एंड इट इज़ बेस्ड इन इंचियोन, साउथ कोरिया. जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उन्होंने साथ में आके ग्लोबल क्लाइमेट फंड डाला, वो अपनी कंट्रीब्यूशंस देती हैं इस फंड में, और इस फंड में जितना पैसा इकट्ठा होता है फिर उसे इन्वेस्ट किया जाता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में. तो इट इज़ बेस्ड इन साउथ कोरिया, और इसका जो बोर्ड है इट इज़ गवर्नड बाय 24 मेंबर्स सपोर्टेड बाय अ सेक्रेटेरिएट. डिफरेंट कंट्रीज अपने बोर्ड मेंबर्स भेजती हैं, उनमें से 24 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है. तो ये काम है ग्रीन क्लाइमेट फंड का. ये अगेन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी यूनाइटेड नेशंस एजेंसी का पार्ट नहीं है. फिर बात आती है बायोकार्बन फंड, जिसका पूरा नाम है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप. इट इज़ अ मल्टीलेटरल फंड सपोर्टेड बाय डोनर गवर्नमेंट्स विच आर जर्मनी, नॉर्वे, यूके एंड यूएसए एंड मैनेज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. ठीक है, तो ये जो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव है ये वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है, और इस फंड में जर्मनी, नॉर्वे, यूके, यूएसए ये 4 गवर्नमेंट्स अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, अपना फंड देती हैं. और फिर इस फंड का क्या यूज़ किया जाता है? इट प्रमोट्स रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम द लैंड सेक्टर, फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, दैट इज रेड प्लस इनिशिएटिव, एंड फ्रॉम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एज वेल एज स्मार्टर लैंड यूज प्लानिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने का तरीका जो REDD प्लस में बताया गया था कि आप एमिशंस को ऐसे भी रोक सकते हैं कि फॉरेस्ट को डेवलप करिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करिए, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय ना होने दीजिए. तो इन कामों से जुड़े हुआ जो फंड चाहिए वो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव की तरफ से होता है, और इसमें जर्मनी, नॉर्वे, यूके, यूएसए यही 4 गवर्नमेंट्स अपने फंड्स को पूल करती हैं, एक्यूमुलेट करती हैं, और वर्ल्ड बैंक के अंडर ये फंड आता है. तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय. अभी हमने देखा कि ये जो बायोकार्बन फंड है इसे मैनेज करने का काम है वर्ल्ड बैंक का. ठीक है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और UNEP दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द बायोकार्बन फंड. आंसर इज वर्ल्ड बैंक. Next is with reference to the global environment facility, which of the following statements is correct? It serves as financial mechanism for conventional biological diversity and United Nations Framework Convention on Climate Change. ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज अभी हमने देखा CBD और UNFCCC इनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ही अरेंज करती है. फिर सेकंड इज इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज एट ग्लोबल लेवल. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज GEF का काम कोई रिसर्च करना नहीं है. ठीक है, इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन और स्कॉलरली ऑर्गेनाइजेशन. ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है. रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का. सो बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगर बी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमारा डी स्टेटमेंट ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा. Then C is it is an agency under the OECD to facilitate the transfer of technology and funds to underdeveloped countries with specific aim to promote environment. OECD यानी Organization of Economic Cooperation and Development, इससे कोई रिलेशन नहीं है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का. So the first statement option A is correct. Answer is option A. Next question is which of the following statements regarding Green Climate Fund is correct? It is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change. This is correct. Green Climate Fund को इसीलिए बनाया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से रोका जा सके और डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे फाइनेंस प्रोवाइड कराया जा सके. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. It is found under the aegis of UNEP, OECD, ADB and World Bank. This statement is wrong. क्योंकि अभी हमने देखा ग्रीन क्लाइमेट फंड ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी भी तरीके से UN, OECD या ADB से एसोसिएटेड नहीं है. ठीक है, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, 1 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition और CCAC to reduce short-lived climatic pollutants is a unique initiative of G20 group of countries. यानी कि जो CCAC है Climate and Clean Air Coalition, ये short-lived climatic pollutants को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है और इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यानी कि जो G20 कंट्रीज हैं उनका इनिशिएटिव है. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि इट फोकसेज ऑन मेथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, यानी कि इन्होंने बताया कि किन पॉल्यूटेंट्स पे फोकस है CCAC का.
तो आइए CCAC के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं पहले। द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition इज द ग्लोबल एफर्ट दैट यूनाइट्स गवर्नमेंट्स, civil society and private sector committed to improving air quality and protecting the climate in next few decades by reducing short-lived climate pollutants across sectors. Short-lived climate pollutants पे फोकस करके पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम जो है वो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition की तरफ से किया जा रहा है, ठीक है। और फोकस किस पे है? शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट्स पे। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? देयर आर सर्टन काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो कि एटमॉस्फेयर में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। वो उनका मेन नुकसान क्या होता है कि वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है और ग्लोबल वार्मिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल्स हैं मेथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम तक के लिए एटमॉस्फेयर में रहते हैं। सो देयरफॉर दिस क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, इसका फोकस किस पे रहेगा? मेथेन पे, ब्लैक कार्बन पे एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पे। Then recognizing that mitigating the impacts of short-lived climatic pollutants is critical for addressing near-term climate change, governments of Bangladesh, Canada, Ghana, Mexico, Sweden and the United States along with United Nations Environment Program came together to initiate this initiative। यानी कि जो इनिशिएटिव है G20 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव नहीं है, ये बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन, USA एंड UNEP इन्होंने मिलकर ये इनिशिएटिव बनाया है कि हमें किस तरह शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करना है। सो देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे G20 ग्रुप का इनिशिएटिव है ऐसा कहा गया है, जो ये इनकरेक्ट है। G20 ग्रुप का इनिशिएटिव नहीं है CCAC। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि मेथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इनको डील करने के लिए ही CCAC बना था और ये उन्हीं पे फोकस करता है। सो देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 ओनली। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। Which of the following statements is correct? The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. Second is the Sustainable Development Goals have to be achieved by 2030. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Sustainable Development Goals थे वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे? क्या वो 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा ओरिजिनेट किए गए थे? ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? सेकेंड इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एग्री हुए हैं कि यूनाइटेड नेशंस में कि देयर आर सर्टेन गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक ही अचीव करना है? तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको कमेंट्स में बताना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर दिस एनवायरनमेंट सीरीज। हमने एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ डिस्कस किया है। आई होप कि आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपकी जो रिवीजन है वो स्ट्रांग हुई होगी। एंड अगेन जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा यूपीएससी का, एनवायरनमेंट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिल्कुल भी आप उसे इग्नोर करके नहीं जा सकते अगर आपको सिविल सर्विसेज को क्लियर करना है तो। सो ज़रूर एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ना ही सिर्फ प्रीलिम्स में बट मेंस में भी बहुत काम आने वाला है ये। सो कीप ऑन लर्निंग एंड दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर सीरीज। थैंक यू।